हाय हेलो वेलकम एवरीवन। हाय कलीग्स। कई बार मेरे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो, आप इतनी जगह कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स जाते हो, हमें भी कोई प्रैक्टिकल बातें बताओ। बिकॉज लॉ तो हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं समझते। तो चलो, आज मैं आपको एक चार्ज के नॉन कंप्लायंस वाला केस स्टडी समझाता हूँ कि किस तरह से केसेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी। ठीक है। सो बेसिकली जब आप बात करते हो चार्ज की, तो चार्ज का मतलब क्या रहता है? चार्ज का मतलब, दैट इज कंपनी लॉ डिफाइन चार्जेस एज any kind of charges is any kind of interest, any kind of lien that is created in the assets, okay, or in any kind of undertakings. तो ये चार्ज के बेसिक डेफिनेशन आपको पता भी है, दैट इज कवर्ड, इट इंक्लूड्स मॉर्गेजेस एज कवर्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 के हिसाब से। ठीक है। चार्ज के टाइप्स क्या है? तो चार्ज में फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज रहते हैं। फिक्स चार्जेस वन विच इज आइडेंटिफाइड बाय द क्लियर एसेट्स एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है जहां पे आप सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक क्रेडिटर्स इन प्रॉपर्टीज पे क्रिएट करते हो। ये पार्ट आप लोगों ने वैसे भी थियोरीज में पढ़ा ही हुआ है। और फ्लोटिंग कैन बी चेंज इनटू फिक्स, बस फिक्स कैन नॉट बी चेंज इनटू फ्लोटिंग्स। बराबर। देन क्रिएशन ऑफ चार्ज, अगर आप कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी लेंडर्स अगर चार्ज क्रिएट करना चाहे तो वो प्रॉपर्टी पे दिए हुए लोन अमाउंट के हिसाब से एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है और वो एग्रीमेंट को वो आरओसी के साथ रजिस्टर कराता है। सूटेबल स्टैम्प ड्यूटीज भी पे होती है। तो ये बात भी आप लोगों ने कंपनी लॉ में काफी हद तक पढ़ी हुई है। बराबर, क्लियर। एक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है? तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 77 की रिक्वायरमेंट्स में आता है, दैट इज एवरी कंपनी जिसने भी प्रॉपर्टी पे लोन लिया है, स्पेशली कंपनीज, उन्हें एक चार्ज रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। आरओसी के साथ वो चार्ज फाइल होता है, उसके साथ वो रजिस्टर किया जाता है। CHG1 फॉर्म अदर देन डिबेंचर, CHG9 फॉर डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स, और ये चार्ज 30 डेज के हिसाब से रजिस्टर किया जाता है। क्लियर। एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मतलब अगर आप लोगों ने चार्ज का पेमेंट कर दिया है तो यू कैन सेटिस्फाई द चार्ज बाय फाइलिंग CHG4 फॉर्म विद रिक्विजिट फी के चार्ज का पेमेंट हो गया है, और ये बिल अपॉन रिसीट ऑफ दैट आरओसी विल नोट इट CHG5 में कि आपका चार्ज सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक प्रोविजंस है, और उसके साथ में अगर कोई पेनल्टी इंपोज होगा तो सेक्शन 86 के हिसाब से पीनल प्रोविजंस होगा, और 87 के हिसाब से डिटेल्स एक्सटेंशन पार्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ तक एक बेसिक प्रोविजन मैंने आपको बताया, क्योंकि अब जो आने वाला पार्ट है वो बेसिक प्रोविजन से काफ़ी को रिलेट करता है। तो वो आ रहा है केस स्टडी। एक केस स्टडी में हुआ क्या था और फिर क्या क्या चीज़ें आगे हुई, चलो वो बताता हूँ। द रेलेवेंट केस जो इस मैटर पे है वो क्या था? वेल, वी शैल गो थ्रू द रेलेवेंट केस ऑन दिस मैटर। The case relating to adjudication order which has been passed by ROC of Gujarat Dadra Haveli in Srinidhi Vault having a registered office। तो केस ऐसा है कि एक कंपनी है श्रीनिधि सेफ वॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी, 14 मार्च 2022 के हिसाब से एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया गया था, और उस एडजुडिकेशन ऑर्डर के हिसाब से गुजरात आरओसी ने कंपनी पे कुछ पेनल्टी इम्पोज की थी कि उन्होंने कंपनी लॉ का वायलेशन किया है, चार्जेस बराबर से रजिस्टर नहीं की, या सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के फॉर्म्स बराबर से पुटअप नहीं की। चलो केस के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। सो डिटेल्स ऑफ द कंपनी क्या है? कंपनी की डिटेल्स ऐसी है, श्रीनिधि सेफ वॉल्ट कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है 10 सितंबर 1991 को, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात की तरफ रहता है, सूरत गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ आता है, पिपला डिस्ट्रिक्ट की तरफ आता है। क्लियर। और कंपनी का जुरिस्डिक्शन आरओसी अहमदाबाद के अंदर आ जाता है, एंड कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर्स काम करते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या था कि रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन, सेक्शन 206 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिक इंस्पेक्शन कैरी आउट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आरओसी जो करता रहता है। आफ्टर गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं कंपनीज बराबर है कि नहीं। तो इस इंस्पेक्शन में उनको पता चला कि देयर इज अ नॉन कंप्लायंस, एंड दैट नॉन कंप्लायंस वाज रिपोर्टेड बाय द इंस्पेक्टर कंसर्न टू द आरओसी के सर ये कंपनी का नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस क्या था? इंस्पेक्शन, इवन इफ इंस्पेक्शन इज नॉट टेकन प्लेस, तो आरओसी कई बार फिर भी डॉक्यूमेंट्स चेक करता रहता है, तो वो नॉन कंप्लायंस उसकी नज़र में आया। ऐसा नहीं कि मुझे इस कंपनी को टारगेट ही करना था इसलिए इंस्पेक्शन चल रहा था, जनरल इंस्पेक्शंस के टाइम पे ये नॉन कंप्लायंस पिक्चर में आया। तो एक
कई लोग बोलते हैं सर आरओसी में जब किस्मत खराब होती है तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसा पिक्चर में आया और आरओसी ने उसके हिसाब से फिर शो कॉज नोटिस देने के बारे में सोचा। तो अभी केस हुआ क्या था? केस ऐसा हुआ था कि श्रीनिधि सेफ वॉल्ट लिमिटेड एंड लक्ष्मी नारायण सेफ डिपॉजिट वॉल्ट लिमिटेड, इनका एक एग्रीमेंट हुआ था जो अप्रूव एनसीएलटी ने किया था। श्रीनिधि सेफ वॉल्ट वो डीमर्ज कंपनी थी और लक्ष्मी नारायण वॉल्ट वाज अ रिजल्टिंग कंपनी, बराबर। आरओसी कंपनी ने ऑब्जर्व किया डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि इस एनसीएलटी ऑर्डर 21 जून 2021 में ये साफ लिखा था कि श्रीनिधि सेफ वॉल्ट के पास कोई भी सिक्योर क्रेडिटर्स नहीं है, बराबर। लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डीमर्ज कंपनी यानी श्रीनिधि सेफ वॉल्ट का इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने पाया कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का 27 लाख का लोन है और स्टेट बैंक का 30 लाख के आसपास का लोन है। ये चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर एक कंपनी एनसीएलटी को बोल रही है कि हमारा कोई भी सिक्योर क्रेडिटर नहीं है, तो इसका मतलब ये लोन रीपे हो चुका है। अगर ये लोन रीपे हो चुका है तो फिर इसका सेटिस्फैक्शन रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? ओके, तो आरओसी ने ये बोला कि दे केम टू द कंक्लूजन कि द कंपनी हैज फेल्ड टू फाइल सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। भाई अगर लोन रीपे हो चुका है तो फिर दे फेल्ड। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन अहमदाबाद के रीजनल डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए 30 सितंबर कि ऐसा लगता है इट अपीयर्स दैट द डीमर्ज कंपनी जो है दे हैव नॉट मेड कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 87 और आरओसी को इंस्ट्रक्ट किया प्रोसीड फर्दर। ओके, ये आया रियल टाइम जहां पे शो कॉज नोटिस अब इशू होगा, ठीक है। तो शो कॉज नोटिस रेगुलेटर की तरफ से इशू हुआ। आरओसी ने इनिशिएट किया एक्शन शो कॉज नोटिस रीजनल डायरेक्टर्स के दिए हुए डायरेक्शंस के हिसाब से। रीजनल डायरेक्टर्स ने एडजुडिकेशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए ऑर्डर पास कर दिए। एक लेटर इशू हुआ था 4 अक्टूबर 2021 को, ओके, which was relied and replied by charge number 1013107 के हिसाब से कॉस्मोस बैंक 27 लाख। इस लेटर के हिसाब से कॉस्मोस बैंक को दिया गया चार्ज वाज एक्चुअली अ कोलैटरल फॉर द क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ हरि कृष्णा लेजर टेक्नोलॉजी। सो हुआ ये था, श्रीनिधि का ऐसा केस है कि लोन हमने नहीं लिया, लोन हरि कृष्णा लेजर टेक्नोलॉजी वालों ने लिया और हमने अपना एसेट एज अ कोलैटरल के तौर पे रजिस्टर किया, नॉट एज अ मेन सिक्योरिटी बट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी करके उसको रजिस्टर किया है। ओके, नाउ कंपनी ने ये भी माना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी लोन लिया गया था, हमारे एसेट्स दिए गए थे, लेकिन लोन हमारा नहीं था। लोन श्री हरि लेजर एक पार्टनरशिप फर्म का लोन था और उसके लिए भी कंपनी के एसेट्स एज अ कोलैटरल करके रजिस्टर्ड हुए थे, तो वो मेन चार्ज में रजिस्टर्ड नहीं थे। एंड कंपनी फर्दर सबमिटेड, कंपनी का जो सीएस अपीयर हो रहा था उन्होंने सबमिट किया अपने रिप्लाई में, शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में, कि the charge have been created for securing financial facility by other parties and required the charge was created on the assets of the company. लोन की फैसिलिटी दूसरे पार्टीज ने ली थी, पर क्योंकि लॉ में जो अपना प्रॉपर्टी देता है उसके ऊपर चार्ज होगा, तो इसके वजह से उन्होंने चार्ज क्रिएट किया है। बट एज सच कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया, उनका कोई सिक्योर क्रेडिटर्स नहीं है, ठीक है। एंड कंपनी ने अपने रिप्लाई में ये भी लिखा कि उनका कोई भी लोन किसी भी नेचर में सिक्योर क्रेडिटर्स का नहीं है। ये रिप्लाई 4 अक्टूबर 2021 के हिसाब से कंपनी ने डाल दी थी और एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दैट इज अपीयरेंस बिफोर द पार्टी रिक्वेस्ट की थी। पर्सनल हियरिंग आई। पर्सनल हियरिंग के टाइम पे एक रिप्लाई फाइल किया गया कंपनी के थ्रू। दैट रजिस्टर ऑफ कंपनीज ने एक रिटन नोटिस दिया था 12 जनवरी 22 का, रिक्वेस्टिंग के कंपनी आप एक पर्सनल हियरिंग आओ और हमें ये पूरा खेल समझाओ, पूरा चीज़ें समझाओ, और सामने इंस्पेक्टर भी आएगा जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया पर्सनल हियरिंग के हिसाब से टू अपीयर बिफोर द पार्टीज। तो 25 जनवरी 22 को प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ पे अपीयर होता है और अपीयर होके उसने अपने रिप्रेजेंटेशंस सबमिट किए, ओरल्स एज वेल एज रिटन। जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है उसने ये बताया कि कंपनी के पास कोई सिक्योर क्रेडिटर्स है ही नहीं। इंडेक्स ऑफ चार्ज में जो दिख रहा है वो एक्चुअली कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक्चुअल लोन हरि कृष्णा लेजर टेक्नोलॉजी एंड श्रीनिधि रिट्रीट्स जो श्री हरि लेजर वालों का है, उनका लोन है।
तो ये पार्टनरशिप फर्म का लोन है, कंपनी का लेना देना नहीं, क्योंकि प्रमोटर्स सेम थे, इसके वजह से एसेट्स कोलैटरल पे रखा गया है, नॉट अ मेन थिंग। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने ये भी सबमिट किया कि डीमर्ज कंपनी के अंदर 28 फरवरी 21 तक कोई भी सिक्योर क्रेडिटर्स नहीं था। क्लियर? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने ये भी सबमिट किया कि लोन जो थे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सिर्फ चार्ज दिख रहा था, लेकिन कोई सिक्योर्ड चार्ज नहीं है। ठीक है? हियरिंग के टाइम पे जो इंस्पेक्टर अपीयर होता है उसको प्रेजेंटिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने इसके रिस्पॉन्स में 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट डाली, जिसमें सिक्योर डिपॉजिट फॉर लॉकर वगैरह करके दिख रहा था। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिख रहा था 3 करोड़ 33,98,000 के आसपास, एंड एमजीटी फाइल, दैट इज एनुअल रिटर्न फाइल किया था 17, 18, 18, 19, 19, 20 का, जिसमें लोन अमाउंट ऐसे दिख रहे थे। ओके, सिक्योर्ड लोन अमाउंट, बराबर। तो इसका कहना था कि आप बार बार कह रहे हो सिक्योर क्रेडिटर नहीं है, लेकिन ये पिछले 3 साल के बैलेंस शीट में कंपनी ने अपने ही बैलेंस शीट में इसको सिक्योर लोन करके दिखाया है। तो लर्नेड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने अपनी एडजर्नमेंट मांगी कि ठीक है, इस बारे में रिप्लाई देने के लिए मैं नेक्स्ट डेट पे अपेयर होऊंगा। ठीक है, अथॉरिटी ने मैटर 16 फरवरी 2022 को फिक्स कर दिया कि ठीक है, उस दिन एडजर्नमेंट होगी, एंड कंपनी ऑफिशियल्स को 31 जनवरी को इंटीमेट कर दिया गया था कि मैटर एडजर्न हो गया है। ठीक है, जब मैटर एडजर्न हुआ, एडजर्न होने के बाद उस दिन वो कंपनी सेक्रेटरी आया ही नहीं। तो जब ये मैटर एडजर्न हुआ, कंपनी सेक्रेटरी अपियर नहीं हुआ। इसके एब्सेंस में एडजुडिकेशन रूल्स के हिसाब से अगर पार्टीज अपियर नहीं होती तो वापस से एडजर्नमेंट देने के बजाय कंपनी के डायरेक्टर्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं अपियर हुए, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने अपना केस शुरू रखा, बिकॉज डिसीजन आरओसी को लेना था, वी कैन नॉट बी वेटिंग। तो उनको इंटीमेशन दिया जा चुका था, डेट्स डिसाइडेड थी, पर वो नहीं आए। ठीक है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने अपना केस डाला। केस ऐसे डाला कि एमसीए पोर्टल पे जो भी कंपनी का रिकॉर्ड ऑफ चार्जेस दिख रहा है, उसमें साफ जाहिर होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 28 सितंबर 1998 के हिसाब से मिड टर्म लोन दिया गया था श्रीहरि पार्टनरशिप के फॉर्म नाम से। कंपनी ने सेकंड चार्ज रजिस्टर किया था 27 नवंबर 2008 को, 27 लाख का लोन लिया था, 13.5 श्रीनिधि रिट्रीट्स के हिसाब से, 60 मंथ्स में लीपरेबल था, एंड 3.5 लाख कैश क्रेडिट लिया गया था हरि कृष्णा के हिसाब से, एंड टोटल डिमांड रीपेबल वाज 12 मंथ्स। तो इसका मतलब ये सारे लोन एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म लोन के नेचर में थे, तो इसका इतना लंबा चलने का कोई सवाल नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने यह सबमिट किया कि बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2008-9, ओके, 2008-9, उसके नोट 2 में कंटिंजेंट लायबिलिटी करके ये लिखा हुआ है 31 मार्च 2009 में कि कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। अब इसमें नोट वर्दी पॉइंट ये है कि ये सारा लोन अगर कंपनी ने कंटिंजेंट लायबिलिटी करके दिखाया हुआ है, तो कंपनी ने खुद नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है कि देयर इज नो कंटिंजेंट, तो वो सिक्योर्ड था। मतलब प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने सबमिट किया कि फाइनेंशियल ईयर 2009 से 13-14 तक कंपनी ने कंटिंजेंट लायबिलिटी करके कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है। इनफैक्ट इन फाइनेंशियल ईयर्स में उसने ये बोला कि प्रोविजन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन when there is a present obligation as a result of past events and it is probable there is an outflow of the resources under the act, contingent liability. So यहाँ पे contingent liability का जो provision करना था, जो estimation करना चाहिए था, वैसा ऐसा कोई भी चीज नहीं किया गया, बट इतना लिखा गया कि कंपनी अपने हिसाब से कंटिंजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी का कोई भी प्रोविजन अकाउंट्स में नहीं दिख रहा था। ये भी ऑब्जर्व करने में आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2015 से 17 कंपनी ने पॉइंट नंबर 9 में ये लिखा था कि द प्रोविजन इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन वेयर देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन द पास्ट इवेंट, it is probable it will be outflow of resources. Contingent liability is not recognized but are disclosed in notes to accounts, and the contingent liability are neither recognized or disclosed in. तो ये एक साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके पास कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी ना तो रिकॉग्नाइज्ड है ना थी। प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने ये भी सबमिट किया नोट नंबर 12 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 18, 19, 19, 20 में चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी एज पर आरओसी रिकॉर्ड्स is disclosed as a contingent to that extent.
उन्होंने ये डिस्क्लोज जरूर किया है। एंड द कंपनी डिस्क्लोज दैट द चार्जेस आर अवेलेबल। हाउएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2020-21 के बैलेंस शीट में जो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा था वो ये था कि प्रोविजंस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल एस्टिमेशन दैट एंड पास्ट कंटिंजेंट लायबिलिटी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब मजे की बात यह है कि एक जगह कंपनी बता रही है कि इन्होंने लोन लिया है वो कंटिंजेंट है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में हर बार लिख रही है कि हमने कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं रखी। यही इफेक्ट होता है जब चीज़ें कॉपी पेस्ट होती है। ओके, और कंपनी ने शायद से उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा और एक कॉपी पेस्ट के नेचर में चला गया। A presenting officer has pointed out that company has submitted clarification before NCLT। जब ये डीमर्जर हो रहा था, कंपनी ने आरडी और एनसीएलटी के सामने क्लैरिफिकेशन सबमिट किया था। उस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने ये बताया कि चार्जेस एमसीए पोर्टल पे जो है वो एक्चुअली श्री हरि कृष्णा लेजर और श्रीनदी के नाम पे है, उनकी क्रेडिट फैसिलिटी से, और कंपनी ने सिर्फ कोलैटरल सिक्योरिटी दी है और कोई क्रेडिट फैसिलिटी डीमर्ज कंपनी के पास नहीं थी। ओके, ये क्लैरिफिकेशन सबमिट किया है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर सबमिट करता है कि कंपनी ने चार्ज आईडी 28 सितंबर 1998 और 27 नवंबर 2008 को रजिस्टर किया था, बट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज नहीं किया, जबकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारे चार्ज गायब हो चुके थे। 2009-10 से लेके 2020-21 एक्सेप्ट फॉर दीज 2 years कोई भी चार्ज का मेंशन नहीं था, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मेंशन नहीं था, तो उनको सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज फाइल करना चाहिए था। तो डिटेल्स रिगार्डिंग द अफोरसेड लोन्स वाज रीपेबल इन 60 मंथ्स, जबकि लोन का आप नेचर देखो, जो एग्रीमेंट फाइल किया वो लोन 60 मंथ्स और 12 मंथ्स में रीपेबल भी था, यानी वो लॉन्ग टर्म नहीं था, 5 साल या 12 महीने के हिसाब से लोन था। प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने ये भी सबमिट किया कि जो इंडेक्स ऑफ चार्ज था उसमें CHD4 फॉर्म विद द पब्लिक डोमेन। ओके, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने सबमिट किया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है इंडेक्स ऑफ चार्ज का, कि चार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से रहे, पब्लिक को पता रहे कि कंपनी में क्या लोन है, और अगर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज फाइल नहीं रहता तो ये पब्लिक को दिया हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने ये बात सब्सटैंशिएट नहीं की थी। आरओसी ने पूरा केस ध्यान से सुना, केस में दम भी था। आरओसी क्योंकि वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर था, उसने ऑर्डर पास किया। कंक्लूजन ये था कि आरओसी ने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हुए ऑर्डर पास ये किया कि इन सर्कमस्टेंसेस से साबित होता है कि वायलेशंस हुई हैं। कंपनी ने जो रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, वो कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक कि क्वांटिटी ऑफ पेनल्टी सेक्शन 82 के हिसाब से एडजुडिकेट की गई है। इस एडजुडिकेशन के हिसाब से डिसप्रपोर्शनेट गेन लॉस वगैरह सब देखे गए, बट क्योंकि कंपनी में इतना कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं था, वो देखा गया। प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने ये बात भी सबमिट की कि सारे फैक्टर्स को देखते हुए और अगर किसी को डिसप्रपोर्शनेट गेन अनफेयर एडवांटेज हुआ है, ये पार्ट को देखते हुए पेनल्टी इंपोज होनी चाहिए। ठीक है, आरओसी ने प्रेजेंटिंग ऑफिसर की बात मानी, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने ये भी बोला कि कितना एडवांटेज कंपनी और डायरेक्टर्स को है वो देखा जाए। तो 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट को देखे कि पेड अप कैपिटल कुछ 5 लाख के हिसाब से और टर्नओवर 64 लाख के हिसाब से। तो कंपनी की एक सब्सिडरी लक्ष्मी नारायण सेफ वॉल्ट है, और कंपनी ने अभी तक स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में भी वो फॉल नहीं करते, तो एज अ रिजल्ट उनको स्मॉल कंपनी का प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इट हैज़ अ सब्सिडरी। ओके, आपने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा होगा। सो ये बात देखते हुए आरओसी ने फिर ऑर्डर पास किया कि सारे सर्कमस्टेंसेस, प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स के आर्ग्यूमेंट और लेटर 4 अक्टूबर 2021 का देखते हुए, प्लस जो कंपनी सेक्रेटरी आए थे उसकी हियरिंग को सुनते हुए, वायलेशंस तो हुए हैं तो उसके हिसाब से पेनल्टी देंगे। पेनल्टी क्या देंगे? पेनल्टी देखो ऐसे दी गई, कंपनी पे 5 लाख रुपए की पेनल्टी, बाकी सारे डायरेक्टर्स पे 50 हज़ार की, यानी टोटल 6,50,000 की पेनल्टी पड़ गई। सोचो, नॉन कंप्लायंस ऑफ चार्ज 6,50,000 की पेनल्टी, क्या जोरदार पेनल्टी है। एंड कंपनी एंड डायरेक्टर्स दे हैव टू मेक द पेमेंट इंडिविजुअली, जो एमसीए पोर्टल पे उनको करनी पड़ती है 90 डेज के अंदर, और ये ऑर्डर INC 28 फॉर्म में फाइल किया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक ये भी बोल दिया गया कि इस ऑर्डर के हिसाब से रीजनल डायरेक्टर्स को अगर वो लोग अपील करना चाहें तो अपील कर सकते हैं। अपील का पीरियड जनरली 60 डेज के अंदर होता है, तो दे कैन फाइल दी अपील
ओके, और रीजनल डायरेक्टर फिर उसके हिसाब सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद ये अपील फाइल की जा सकती है। एंड ये भी बात क्लियर कर दी गई कि जो कंसर्न पार्टीज हैं, अगर वो अपील नहीं फाइल करते या पेनल्टी नहीं देते 90 डेज में, तो उनके ऊपर फाइन नॉट लेस देन 25,000 रुपीज विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs एडिशनल इम्पोज किया जा सकता है। ओके, वेयर एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी डिफॉल्ट्स विद इन 90 डेज, देखो, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, तो उनके ऊपर एडिशनल फाइन या इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, यानी उनको अब ये फाइन देना ही पड़ेगा। क्लियर? और ये ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे अटेंशन भी लेके आता है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्टर या इस तरह से लिथार्जिकली छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। तो फाइनल ऑर्डर एडजुडिकेशन का आ गया, और एडजुडिकेशन के ऑर्डर आने के बाद हमने क्या सीखा? वेल, INC 28 का फाइलिंग होने के साथ ROC का ऑर्डर अपलोड हो गया, 6,50,000 रुपीज़ की फाइन हो गई। ये इतने से एक्टिविटी से हुआ कि ROC जस्ट MCA का पोर्टल क्रॉस चेक कर रहा था कि सारी चीज़ें बराबर है, कंपनी ने जो NCLT में कहा वो सही था कि नहीं, और देखो इसका रिजल्ट यहाँ तक आ सकता है। ओके, एंड इस केस लॉ से ये समझ में आता है कि रेगुलेटर्स हमारे कंप्लायंसेस और नॉन कंप्लायंसेस पे नज़र बनाए रखते हैं। दे डू कीप चेक ऑन दैट। कंपनी केयरफुल रहनी चाहिए ये कि हम ROC को क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। हो सके तो डेटा अपने हिसाब से चेक करो, क्योंकि इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का भी हाँ बड़ा बड़ा इफेक्ट हो सकता है। बैठे बैठे 6,50,000 की पेनल्टी है। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से केसेस होते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होते हैं, क्या क्या चीज़ें। तो ये था एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड का अप्रोच, एंड थैंक यू ओके पूरा बात सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय।